हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम डिस्कस करेंगे चार्जेबिलिटी ऑफ टैक्स ऑन कैपिटल गेन ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स बाय कंपनीज इन लिक्विडेशन। जब कंपनी को लिक्विडेशन में जाती है उस केस में क्या क्या होता है कि कंपनी के एसेट्स को डिस्ट्रीब्यूट, कंपनी के जितने एसेट्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट कहाँ करती है, अपने शेयर होल्डर्स में। किस प्रोपोर्शनेट में, जिस प्रोपोर्शनेट में शेयर होल्डर ने क्या कर रखा है, शेयर को होल्ड कर रखा है उस कंपनी में। लिक्विडेशन में कंपनी क्या होती है, खत्म हो जाती है, उसका कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। तो इस केस में जो एसेट ट्रांसफर हुआ है, लिक्विडेट हो रही है, उससे किसको जा रहा है, शेयर होल्डर्स को। इस ट्रांसफर पे कैपिटल गेन चार्ज होगा और उस पर टैक्सेबिलिटी, चार्जेबिलिटी किसके हैंड पे आएगी, अब डिस्कस करेंगे उसको। अब ये चार्जेबिलिटी में होता है नो कैपिटल गेन टू द कंपनी ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स टू द शेयर होल्डर ऑन लिक्विडेशन। यहाँ पे जो कंपनी लिक्विडेशन पे है, जिस कंपनी का लिक्विडेशन हो रहा है उसके हैंड, और जो अपने एसेट्स को डिस्ट्रीब्यूट कहाँ कर रही है, किसमें, शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, वह उस पे कैपिटल गेन चार्ज नहीं होगा उस कंपनी पे जो कंपनी लिक्विडेट हो रही है। या तो अब जो कंपनी अपना एसेट शेयर होल्डर को ट्रांसफर कर रही है, कब, जब वो लिक्विडेशन पे है। वेयर द एसेट्स ऑफ द कंपनी आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू हिज शेयर होल्डर्स ऑन इट्स लिक्विडेशन, सच डिस्ट्रीब्यूशन shall not be regarded as a transfer by a company for the purpose of section 45। हम लोगों ने आगे क्या पढ़ा था, उसमें टोटल 7 ट्रांसफर थे जहाँ जिस पे कैपिटल गेन चार्ज होता है। अब यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यहाँ पे जो ट्रांसफर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स बाय लिक्विडेट कंपनी टू शेयर इट्स शेयर होल्डर्स, वो ट्रांसफर के डिफिनेशन में नहीं आता, ट्रांसफर के डिफिनेशन में नहीं आता, इसलिए इस पे क्या होगा, कैपिटल, इस ट्रांजेक्शन पे कैपिटल गेन चार्ज नहीं होगा। मतलब लिक्विडेट कंपनी को जो हो लिक्विडेट हो रही है उसको कैपिटल गेन नहीं देना होगा किस एसेट्स पे, जो वो अपने शेयर होल्डर को ट्रांसफर कर रही है। ट्रांसफर कब कर रही है, जब वो कंपनी लिक्विडेशन में है, लिक्विडेशन में है, एनसीएलटी का ऑर्डर आ चुका है कि अब ये लिक्विडेट पे जाएगी और लिक्विडेट हो जाएगी कंपनी, और अपना इसके जो एसेट्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे शेयर होल्डर्स में। किस प्रोपोर्शनेट में, जिसे उन्होंने बताया, जिस प्रोपोर्शनेट में उसने क्या करा है, जो शेयर होल्डर्स ने शेयर को उस कंपनी में होल्ड करा है। यहाँ पे दो कंडीशन है, या तो शेयर होल्ड, जो कंपनी की लिक्विडेटर है, लिक्विडेटर जो है वो क्या कर सकता है, एनसीएलटी के ऑर्डर आने के बाद, जो एनसीएलटी का जो लिक्विडेशन का जो है, या तो उसको या एक प्रपोजल ए देख सकता है एनसीएलटी को कि जो एसेट्स हैं वो तो डिस्ट्रीब्यूट किसको कर दिए जाए, सारे शेयर होल्डर्स को कर दिए जाए उस प्रोपोर्शनेट में। या तो वो क्या कर, एक ये प्रपोजल दे सकता है कि कंपनी के जितने एसेट्स हैं उसको सेल करके जो कैश आएगा वो हम शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स की बात करी है, एसेट्स ऑफ द कंपनी आर डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब यहाँ पर किसकी बात करी है, एसेट्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात करी है, किसको, शेयर होल्डर्स को, शेयर होल्डर्स को। तो इस केस में कैपिटल गेन चार्ज नहीं होगा टैक्सेशन के लिए, कैपिटल गेन चार्ज नहीं होगा टैक्सेशन के लिए, किसमें, किस कंपनी को, जो कंपनी लिक्विडेट हो रही है, जिसने एसेट्स को ट्रांसफर करा है। अब मैंने दूसरा केस बताया कि लिक्विडेटर क्या कर सकता है, उस एसेट्स को सेल करके उस एसेट्स को सेल करेगा, और सेल करने के बाद जो कैश मिलेंगे वो क्या करेगा, शेयर होल्डर्स को में ट्रांसफर करेगा वो। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में ये तो केस नंबर 1 हो गया। अब केस नंबर 2 हो गया। केस नंबर 1 में कोई टैक्सेबिलिटी नहीं है, किस पर, कैपिटल गेन पर। अब केस नंबर 2 में लिक्विडेटर सेल करने के बाद एसेट्स अगर है शेयर होल्डर्स को, इस ट्रांजैक्शन पे लिक्विडेटर ने जो एसेट्स को सेल करा है, जिस पर अगर उस पर कैपिटल गेन हुआ है, तो उस पर क्या करेगा, कंपनी विल लायबल टू पे कैपिटल गेन। अगर कंपनी क्या को उस पे है, इस पे कैपिटल गेन चार्ज होगा, कैपिटल गेन चार्ज होगा
और कंपनी विल लायबल टू पे, कंपनी विल लायबल टू पे कैपिटल, लायबल टू पे टैक्स ऑन इसको मैं पढ़ लेता हूं। इफ द लिक्विडेटर सेल द एसेट्स ऑफ द कंपनी रिजल्टिंग इन कैपिटल गेन्स एंड डिस्ट्रीब्यूट द फंड्स सो कलेक्टेड, द कंपनी विल बी लायबल टू पे टैक्स ऑन सच गेन। अब एक तो सेकंड केस में लायबल कौन हो जाएगी, पे करने के लिए कंपनी हो जाएगी जो लिक्विडेट हो रही है। कब? जब वो लिक्विडेटर उस कंपनी के एसेट्स को सेल करता है और फंड को डिस्ट्रीब्यूट कहाँ करता है, शेयर होल्डर्स में। पहले वाले केस में जहां कंपनी ने एसेट्स को डिस्ट्रीब्यूट करता टू इट्स शेयर होल्डर्स, उस केस में क्या होगा, चार्जेबिलिटी इन द हैंड्स ऑफ द शेयर होल्डर्स। इस केस में क्या होगा, क्या हो जाएगा, केस नंबर 1 में चार्जेबल कहां पे हो जाएगा, ये चार्जेबल कहां पे हो जाएगा, शेयर होल्डर्स के हैंड पे चार्जेबल चार्ज हो जाएगा। अब मैं पढ़ता हूं इसको। द शेयर होल्डर रिसीव money or other assets from the company on its liquidation, it will be chargeable to income tax under the head capital gains in respect of the market value of the asset received on the date of distribution or money so received by them। शेयर होल्डर्स को जो लिक्विडेशन पे क्या मिला है, कंपनी से कोई अगर कैश मिले हैं, मनी मिले हैं या कोई अदर एसेट्स मिले हैं, तो वो क्या हो जाएगा, अदर्स फ्रॉम द कंपनी ऑन इट्स लिक्विडेशन। कब मिले हैं, लिक्विडेशन पे मिले हैं। इट विल बी चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड कैपिटल गेन। अब देखो ट्रांसफर किसने करा, यहाँ पर ट्रांसफर करा है कंपनी ने। कब करा है, वो उस कंपनी के लिक्विडेशन पे करा है। पर टैक्सेबिलिटी कहाँ पे आ रही है, टैक्सेबिलिटी आ रही है शेयर होल्डर्स को होगा। ये कब होगा, जब उसने उस लिक्विडेशन पे जब उसने क्या करा है, उस कंपनी से शेयर होल्डर्स को कुछ मनी मिले हैं, अदर एसेट्स मिले हैं, वो चार्जेबल कहाँ हो जाएगा, इनकम टैक्स एक्ट में अंडर द हेड कैपिटल गेन। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अगर कुछ हमें अगर एसेट्स मिला, सपोज हमें कुछ लैंड मिली, कुछ प्लॉट का लैंड प्लॉट मिले मुझे, तो यहाँ मार्केट वैल्यू से डिसाइड कैसे करेंगे। अगर इस दिन मार्केट वैल्यू जो था इस लैंड का, लैंड एंड बिल्डिंग का मार्केट वैल्यू जो था, ये हमारा क्या हो जाएगा, मार्केट वैल्यू था, ये हमारा क्या हो जाएगा, मार्केट वैल्यू। इन अदर वर्ड्स वी कैन से स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू, स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू मार्केट वैल्यू से ही होगी, ये गवर्नमेंट अथॉरिटी द्वारा अप्रूव है ये। तो क्या करेंगे इस केस में, मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट्स रिसीव्ड ऑन द डेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और मनी सो रिसीव्ड। यहाँ पर अगर आपको मनी मिला है या अदर एसेट्स मिला है, अदर एसेट्स अगर मिला है, जो मार्केट वैल्यू होगी जिस दिन लिक्विडेशन के दिन जो आप मिला है, उस मार्केट वैल्यू और मनी को हम कंसिडरेशन मानेंगे। और कैपिटल गेन के लिए क्या हो जाएगा, वो लायबल चार्ज, उस पर कैपिटल गेन चार्ज हो जाएगा। अब एक इशू आता है कि मान लो सपोज एक कंपनी का बैलेंस शीट है, एक कंपनी का बैलेंस शीट है, यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग है, यहाँ पे अदर डिप्रिसिएबल एसेट्स हैं, डेटर है, बैंक है, कैश है, जो कंपनी का बैलेंस शीट है। सेकेंड में आता है शेयर होल्डर्स, यहाँ पे शेयर कैपिटल, यहाँ पे हो जाएगा आपका, यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस। यहाँ पे कुछ अमाउंट में इसको डिस्कस करने वाला हूँ, रिजर्व एंड सरप्लस को। अगर रिजर्व एंड सरप्लस कंपनी का कुछ है, बैलेंस शीट में अगर कुछ है, वो भी किस प्रोपोज क्या करना होगा, डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। कायदे से कहाँ करना होता, शेयर होल्डर्स को करना होता, क्योंकि शेयर होल्डर क्या होते हैं, कंपनी के मालिक होते हैं। इसमें क्या होगा, जो शेयर होल्डर्स को जो रिजर्व सरप्लस बचा है कंपनी का, वो डिस्ट्रीब्यूट कहाँ पे, किस कायदे से होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूट किस होना चाहिए, ये शेयर होल्डर्स को होना चाहिए था। अब ये क्या करेंगे, सपोज शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये डीम्ड होगा यहाँ पर, ये
कि शेयर होल्डर्स का जिस रेशियो में उसने क्या कर रखा है, शेयर को होल्ड कर रखा है इस कंपनी में, जो कंपनी लिक्विडेट हो रही है, उस उस रेशियो में इसको प्रोपोर्शनेट कर देंगे ऑल बिटवीन द ऑल शेयर होल्डर्स। शेयर रिजर्व सरप्लस को क्या करेंगे, सारे शेयर होल्डर्स के बीच कंपनी से शेयर होल्डर्स को जो एसेट्स मिले हैं, अगर कैश या बैंक मिला है, कुछ मनी मिला है, वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ये हो जाएगा, हम तो ये तो हमारा कंसिडरेशन हो गया, कैपिटल चार्ज करने के लिए कंसिडरेशन हो जाएगा, कंसिडरेशन हो गया हमारा जो यहाँ पर आया। अगर जिस प्रोपोर्शनेट में हमें क्या मिला है, जो जो रिजर्व प्लस का जो जो मिला है, वो हमारा डिविडेंड, वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लेस। उसके बाद जो कंसिडरेशन आएगा वो नेक्स्ट, ये कंसिडरेशन हो जाएगा आपका कैपिटल गेन चार्ज होगा। और जो डिविडेंड हमें मिला है उसको हम डीम डिविडेंड मानेंगे। डीम डिविडेंड एक्चुअली डीम्ड है, डिविडेंड तो एक्चुअली है नहीं, डीम्ड है ये, डीम डिविडेंड है ये, डीम्ड डिविडेंड है ये टैक्सेबल कहाँ हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा ये अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 सब क्लोज सी में, ये टैक्स चार्ज टैक्सेबल हो जाएगा कहाँ, अदर सोर्स में। अभी एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझेंगे इसको। अब ये डिविडेंड कहाँ चार्ज हो जाएगा आपका, अदर सोर्स में, अदर सोर्स में ये चार्ज होगा। फिर अब दोबारा पढ़ता हूं तो क्लियर हो जाना चाहिए। द पोर्शन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन विच इज एट्रीब्यूटेबल टू द accumulated प्रॉफिट ऑफ द कंपनी is to be treated as dividend income of the shareholders under section 2 subsection 22 subclause C, which would be taxable in the hands of shareholders under the head income from other sources. The same will be deducted from the amount received or fair market value of the value for the purpose of determining the full value of consideration for computation of capital gain। जो मैंने बातें बताई सिमंदर यहाँ पे वही बात यहाँ पे बोल रहा है। अब देखिए तो कहानी हो गई, केस नंबर 1 जब जो शेयर होल्डर्स को जब कुछ अगर मनी और एसेट्स मिले हैं और कहाँ टैक्सेबल हो गया, ये ट्रांसफर किसके हैंड में हो गया, ये अब यहाँ पे रिवर्स हो गया, ट्रांसफर करा किसने, यहाँ पे रिवर्स चार्ज हो रहा है, ये ट्रांसफर करा कंपनी ने, में टैक्सेबल कहाँ पे हो गया, ये रिवर्स चार्ज हो गया। इन द अदर वर्ड्स वी कैन से ये रिवर्स चार्ज हो गया। टैक्स ट्रांसफर करा किसने, ट्रांसफर करा है जो कंपनी लिक्विडेट हो रही है उस कंपनी ने, बट चार्जेबिलिटी कहाँ पे आ रही है, जो शेयर होल्डर के हैंड पे आ रही है। ये तो एक कंडीशन, एक ट्रांजेक्शन मान लेते हैं ये हुआ है। अब इसी में क्या होता है, जो एसेट्स अगर कंपनी जो एसेट्स लिक्विडेट कंपनी से जो मिली है शेयर होल्डर्स को, वो क्या करेगा आगे, हो सकता है उसको फर्दर सेल कर दे, फर्दर क्या कर देगा वो, उसको अगर सेल करता है तो इस केस में क्या होगा, तो सेल ऑफ द एसेट्स रिसीव्ड ऑन लिक्विडेशन, इफ द शेयर होल्डर आफ्टर रिसीव ऑफ एनी एसेट ऑन लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी ट्रांसफर इट, देन फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जो हमने फेयर मार्केट वैल्यू on the date of distribution would be treated as cost of acquisition of such assets as per section 55 subsection 2 subclause B क्लोज सबक्लोज 3 में ये कहाँ हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, फेयर मार्केट वैल्यू हो जाएगा। हमने क्या करा, हमने क्या किया यहाँ पे, जिस जो फेयर मार्केट वैल्यू जिस दिन था, फेयर मार्केट वैल्यू तो हमने फेयर मार्केट वैल्यू को हमने क्या माना था, ये हमारा कंसिडरेशन था, माना था हमने क्या करने के लिए, इसको कैपिटल गेन चार्ज करने के लिए हमने फेयर मार्केट वैल्यू को कंसिडरेशन माना था जब कंपनी से मिली थी।
तब ये हमारा क्या हो जाएगा, जो कंसिडर फेयर मार्केट वैल्यू, अब हमारा क्या हो जाएगा, कॉस्ट हो जाएगा। किस सेक्शन में, सेक्शन 55 में ये हमारा कॉस्ट हो जाएगा। जब शेयर होल्डर्स ने अगर उस शेयर्स को, उस एसेट्स को सेल करा है जो उसे डिस्ट्रीब्यूशन पे मिली है, तो कहाँ क्या हो जाएगा, उस फेयर मार्केट वैल्यू को कॉस्ट मानेंगे। अब सारा कहानी जो मैंने ऊपर से बताया अभी सेक्शन 46 का, अब एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं उसको। इलस्ट्रेशन मैंने लिया है, मिस्टर ए है, यहाँ पर मिस्टर ए हैं, होल्ड्स 500 शेयर्स बीइंग 10% ऑफ टोटल शेयर होल्डिंग, मतलब 5000 शेयर है, ये 10% किसका है, टोटल शेयर होल्डिंग का, इन ABC Limited which he had purchased on 5th March 2004 for rupees 2 lakh. The company went into liquidation on 16th July 2021, paid a sum of rupees 50 per shares in cash, and an assets X whose market price as on the date of distribution, that is 28 September 2021, was 7,40,000 to A. The accumulated profit of the company was rupees 5 lakh. जिसमें मैंने जो कहानी सारे ऊपर बताई वो सारा कवर कर गया इसमें। तो कंप्यूट द इनकम ऑफ मिस्टर ए फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-23, assuming that he has no other income. Mr. A desired to invest the resultant element of the capital gain in long-term specified assets as defined in section 54 EC. उसके बाद वो बोलता है कंप्यूट द, क्वेश्चन बी में, कंप्यूट द कैपिटल गेन चार्जेबल टू टैक्स इफ द एसेट्स एक्स सोल्ड बाय ए for rupees 8 lakh on 28 March 2000 के ट्रांसफर कहा, लिक्विडेशन पे कब मिला है, 16 जुलाई 2021 को कंपनी लिक्विडेट हुई है। उसमें क्या हुआ है, कंपनी को जो मिस्टर ए जो 10% शेयर होल्ड कर रहे थे उस कंपनी में क्या करते, 50 रुपया पर शेयर के हिसाब से उनको कैश मिला है और एक एसेट्स मिला है जिसका मार्केट वैल्यू था उस दिन डिस्ट्रीब्यूशन के दिन 7,40,000 रुपए। तो फुल वैल्यू कंसिडरेशन कितना हो जाएगा, 50,000 रुपये क्या करेंगे, 5,000 रुपये 50 रुपये पर शेयर के हिसाब से जो मिला है, तो 2.5 लाख रुपए कैश मिल गए उसको और 7,40,000 के का एसेट्स मिल गया, एसेट्स एक्स जो था। अब टोटल कंसिडरेशन हमारा क्या हो गया, 9,90,000 हमारा क्या हो गया, टोटल कंसिडरेशन हो गया यहाँ पे। अब प्रोपोर्शनेट अमाउंट डीम जो डिविडेंड था 10%, जो शेयर होल्डिंग कितनी थी हमारे यहाँ पर 10% उस कंपनी में, और उस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कितना था 5 लाख था यहाँ पर, तो 10% कितना हो गया, 5 लाख का 10% 50,000 रुपये, ये हमारा क्या हो जाएगा, लेस कर देंगे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन से व्हाइल कंप्यूटिंग कैपिटल गेन। अब इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हमने कब परचेज करे थे, शेयर्स को कब परचेज करे थे, 2004 में। उसके बाद क्या करेंगे, लिक्विडेट कब हुई है कंपनी, लिक्विडेट हुई है 16/7/2021 को, 16/7/2021 मतलब फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के लिए। उसमें इंडेक्सेशन कितना था मेरा, 317 थे। तो हमने क्या किया, इसका इंडेक्स कर लिया, जिसमें इंडेक्स कॉस्ट आया हमारा 5,81,691, मतलब 5,81,651। हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना हो गया, इसको लेस करेंगे इस 50,000 को और 5,81,651 को, तो हमारा कितना आ जाएगा कैपिटल गेन, 3 लाख। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 3,58,349। अब जो हमारा डिविडेंड जो हमने जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट था हमारी जो शेयरिंग थी 10% ₹50,000, अब वो हमारा क्या हो जाएगा, डीम डिविडेंड हो जाएगा। और इनको हमको ऑफर कहा करना पड़ेगा इसको अंडर द हेड इनकम फ्रॉम
अदर सोर्सेस अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 22 सब क्लोज ई में हमें ऑफर करना पड़ेगा ये 50,000। ये टोटल इनकम कितना हो गया 4,08,349। अब इसने अब इसको अब मिस्टर ए को क्या था, अब मिस्टर ए को लग रहा था जो हमारा जो कैपिटल गेन हुआ है वो हम कहाँ इन्वेस्ट करना चाह रहा था, वो सेक्शन 54 ईसी में जो बॉन्ड जो होते हैं बॉन्ड्स पे इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा था। एग्जाम्पशन के लिए जो कैपिटल गेन आया है उसके एग्जाम्पशन के लिए जो कैपिटल गेन आया है उसके एग्जाम्पशन के लिए वो कहाँ करना चाह रहा था, इन्वेस्टमेंट का अंडर सेक्शन 54 ईसी में करना चाह रहा था। अब तो हमने इसके बारे में आप लोगों ने आईपीसीसी में पढ़ा होगा, फिर डिस्कस कर लेंगे आगे इसको। तो अब एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन, अब इसको आगे समझते हैं। इसमें इस ट्रांजेक्शन पे मिलेगा इसका सेक्शन 54 ईसी का बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा उसको पढ़ते हैं। द एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 54 ईसी इज अवेलेबल ओनली वेयर देयर इज एक्चुअल ट्रांजेक्शन, एक्चुअल ट्रांसफर। हमारे केस में लिक्विडेशन के केस में एक्चुअल ट्रांसफर है, ये एक्चुअल ट्रांसफर नहीं है। लिक्विडेशन के केस में एक्चुअल ट्रांसफर ये नहीं है, ठीक है। ये कब मिलेगा, कब मिलती है ये हमें एक्चुअल ट्रांसफर पे मिलता है इसका बेनिफिट। The exemption under section 54 EC is available only where there is an actual transfer of the assets, capital assets, not in the case of deemed capital gain as per the decision rendered in the case of CIT versus Ruby Trading Company Private Limited 2003। ये रिपोर्टेड कहाँ है 259 ITR, ये ITR वॉल्यूम नंबर हो गया और ये पेज नंबर हो गया 259 ITR 54 राजस्थान हाईकोर्ट का जजमेंट है ये कि ये जो सेक्शन 54 ईसी का बेनिफिट हमें कब मिलेगा, एक्चुअल ट्रांसफर पे मिलेगा। ये क्या डीम्ड कैपिटल गेन था, कोई एक्चुअल ट्रांसफर तो नहीं हुआ, नहीं है, मतलब डीम्ड हुआ ये और रिवर्स चार्जिंग में कैपिटल गेन हो गया यहाँ पर। देयरफॉर द एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन विल नॉट बी अवेलेबल इन दिस केस सिंस द डीम्ड ट्रांसफर इट इज द डीम्ड ट्रांसफर नॉट अ एक्चुअल ट्रांसफर। अब ये तो हो गई एक्चुअल ट्रांसफर की। अब दूसरी कहानी आती है यहाँ पर, क्या ये लॉन्ग टर्म जो सेक्शन यहाँ पे आप लोग को जानकारी के लिए मैं बता दूं, सेक्शन 54 ईसी का बेनिफिट कब मिलता है, ये लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स पे मिलता है। कैपिटल एसेट्स क्या होता है, लैंड एंड बिल्डिंग होना चाहिए। अगर हमने लैंड एंड बिल्डिंग अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स से अगर ट्रांसफर करा है तब इसका बेनिफिट मिलेगा। तो अगर यहाँ पर क्वेश्चन में देखेंगे तो यहाँ पे क्या बोला है, एसेट्स एक्स की बात करी है इसने। अब एक्स जो एसेट्स एक्स है वो क्या लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म है, लैंड है नहीं है, ये भी एक क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर। तो यहीं पर हमारा मामला ही सेटल हो गया, एक्चुअल ट्रांसफर वाले पे हम लोग इसको डिस्मिस कर देंगे यहीं पे। अब सेकेंड पार्ट आता था क्वेश्चन का, क्या आता था, कंप्यूट द कैपिटल गेन चार्जेबल टू टैक्स इफ द एसेट्स एक्स सोल्ड बाय ए फॉर रुपीज 8 लाख ऑन 8 मार्च 2022। तो यहाँ पर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन उसने क्या करा है, मिस्टर ए ने उससे एसेट्स को कितने में सेल करा है, 8 लाख में। 8 लाख रुपए पे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हमारा 8 लाख रुपए हो गया। और उसने फेयर मार्केट वैल्यू क्या था जब हम ले रहे, जब हमें मिला था फेयर मार्केट वैल्यू था उसका उस दिन 7,40,000 रुपये। 7,40,000 हमारा क्या हो जाएगा, जो फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स कितना था 7,40,000, ये हमारा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाएगा जिसने हम पर डिस्कस करा। तो रुपीज क्या हो जाएगा, ये 60,000 हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये समझ सेक्शन 46 का जो है चार्जेबिलिटी ऑफ टैक्स ऑन कैपिटल गेन ऑन लिक्विडेशन ऑफ कंपनी शायद कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा शायद इस पे। अगर कोई डाउट है तो आप हमें ड्रॉप बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।